इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह फ्लटर का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए उसका फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, ताकि अगर कोई भी यूज़र या कोई भी डेवलपर बाद में आ रहा है तो आपके कोड को इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उसमें चेंजिंग कर सके, ताकि हमने जो भी कोड किया है एक तो वो मैसी ना हो। अगर आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट है और आप कोड कर रहे हो, रैंडम फाइल फेंक रहे हो, तो एक मैसी कोड हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर होना कैसे चाहिए। सबसे पहले तो मेन फाइल होती है मेन डॉट में जो भी हमारा कोड होता है, जो स्टार्ट करता है ऐप स्टार्ट करती है वो मेन डॉट में करती है। उसके बाद हमारे पास जो फोल्डर्स होंगे, डाटा फोल्डर होगा, मॉडल्स, प्रोवाइडर, रिपोजिटरी, सर्विसेज, यूटिल्स एंड व्यूज़। हम सबको वन बाय वन करके अपने वीएस कोड में एक प्रोजेक्ट जो है फ्लटर का, उसके थ्रू हम डिटेल के साथ इसको पढ़ते हैं कि डाटा में क्या होगा, मॉडल में क्या होगा, इन सब में क्या क्या होगा। ओके, तो ये हमारे पास है वीएस कोड में। मैंने अपना फ्लटर का प्रोजेक्ट खोल लिया। तो इसमें सबसे पहले होगी मेन डॉट में क्या होगा कि हमारा प्रोजेक्ट जब भी स्टार्ट होगा तो मेन ऐप से स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर हम चले जाते हैं व्यू फोल्डर पे, व्यू फोल्डर के अंदर तीन सब फोल्डर हैं। नंबर वन स्क्रीन, नंबर टू थीम, नंबर थ्री विजट्स। स्क्रीन में क्या होगा, इसमें लॉगिन स्क्रीन, तो लॉगिन स्क्रीन में इस स्क्रीन में बनाई हुई है। और उसके बाद विजट, अगर कोई भी विजट है, फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन स्क्रीन है उसमें एक विजट चूज़ कर रहा हूँ कस्टम बटन का, तो ये विजट कस्टम बटन्स का विजट है, ये विजट्स में होगा। स्क्रीन्स में सिर्फ स्क्रीन होगी, और कोई भी विजट मैं अपनी ऐप में यूज़ कर रहा हूँ कस्टम जो विजट्स है उसमें कस्टम के नाम से लिखा जाएगा, कस्टम बटन, कस्टम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, इस तरह। उसके बाद है थीम। थीम में क्या होता है कि हमने अपनी ऐप का एक थीम सेट करना है कि लाइट मोड में ऐप कैसी दिखेगी, डार्क मोड में कैसी दिखेगी। एक जगह पे थीम सेट करने का फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर आपने कोई भी कलर चेंज करना है तो सिर्फ आप थीम से जाकर वो कलर चेंज करेंगे और वो ऑटोमेटिकली पूरी ऐप में कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह कलर्स हैं, तो हमने हर जगह पे जाके कलर्स नहीं लिखने। अगर कोई भी हम टेक्स्ट ले रहे हैं, कोई भी कंटेनर ले रहे हैं, तो उसका कलर नहीं लिखना। हमने हमेशा कलर ऐप कलर्स में रखने हैं। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल है, जो टेक्स्ट स्टाइल है वो भी हमने ऐप टेक्सटाइल में रखने हैं। अगर हेडलाइन वन है उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, ये हर चीज़ें हमने इधर ही लिखनी है। अगर नॉर्मल है, जो भी टेक्स्ट स्टाइल है वो इधर हम लोग डिफाइन करेंगे। अगर हम कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हम लोग थीम के अंदर टेक्स्ट स्टाइल में डिफाइन करेंगे। ये था स्क्रीन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूटिल्स। यूटिल्स में क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंट्स है, हमने ऐप को क्या पैडिंग देनी है, हमने अगर लेना है कि ऐप की हाइट क्या है, विड्थ क्या है, तो वो सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट्स में आएंगी। अगर हम कोई एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो एपीआई का नाम आएगा, अगर हम हमारी ऐप का नाम है वो भी कॉन्स्टेंट्स में ही आएगा। इसी तरह एक्सटेंशंस होता है, एक्सटेंशन का एक अलग से टॉपिक बनाएंगे ताकि एक्सटेंशन की कंप्लीट समझ आ सके। तो जितनी भी एक्सटेंशन है हम लोग अपनी ऐप में यूज़ करेंगे वो इधर लिखेंगे। उसके बाद फार्मेटर्स है। फार्मेटर्स में अगर हमारे पास जो डे टाइम की फॉर्मेशन लगा देते हैं, अगर डे टाइम हमारा डे टाइम में आ रहा है और हमें स्ट्रिंग में चाहिए, हमें जो इनपुट है वो डे टाइम में रही है, डे टाइम में ये इंट में आ रही है, और हमें आउटपुट चाहिए स्ट्रिंग में, तो वो फार्मेटर में लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास हेल्पर्स हैं। हेल्पर में स्नैक बार है, अगर कोई भी हमने स्नैक बार शो करना है, कोई भी जो हमारे पास कैपिटलाइज अगर कर रहे हैं वर्ड्स को, तो ये चीज़ें स्नैक बार हेल्पर्स में आएंगी। उसके बाद वैलिडेटर है। हमारी ऐप में जितने भी वैलिडेटर होंगे, जितने भी फॉर्म्स में वैलिडेटर होंगे, वैलिडेट ईमेल हो रहा है, वैलिडेट पासवर्ड हो रहा है, वैलिडेट यूज़र नेम हो रहा है, वैलिडेट हो रहा है कि हमारी जो भी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है उसमें 3 कैरेक्टर से ज़्यादा हैं, वो जितने भी वैलिडेटर हैं वो वैलिडेटर के फाइल्स में होंगे। और ये किस में है, यूटिल्स में है। इस तरह सर्विसेज में हो गया। सर्विसेज में क्या होगा, हमारी नोटिफिकेशन की सर्विसेज, हमारी पेमेंट की सर्विसेज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस जो हम अपनी ऐप में यूज़ करेंगे। ऐड सर्विस, अपनी ऐप में हम गूगल ऐड दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी सर्विस में ही लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास रिपोजिटरी आता है। ये एक एडवांस लेवल का टॉपिक है जिसमें हम अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस लिखते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अब्स्ट्रैक्ट की क्लासेस क्या होता है और किस तरह बनाते हैं और क्या यूजेज है। लेकिन अगर हम अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते हैं तो वो हम रिपोजिटरी में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक यूज़र का मॉडल बनाया है, तो एक यूज़र का जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे वो पूरी हमारी जो टेस्टिंग के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस टेस्टिंग के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, तो आपको लाजमी बनाना पड़ते हैं।
उसके बाद हम हमारे पास कोई भी स्टेट मैनेजमेंट का टूल है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी प्रोवाइडर लिखा है। अगर आपके पास कोई भी स्टेट मैनेजमेंट का टूल है, रिवर पोर्ट है, ब्लॉक है, उसके बाद गेटेक्स है, कोई भी है, वो वो इधर लिखेंगे। प्रोवाइडर, मैंने प्रोवाइडर लिखा है तो सिंपल मैंने प्रोवाइडर लिखा है। उसके बाद मॉडल्स है, जितने भी हमारे ऐप में मॉडल्स होंगे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने यूज़र का मॉडल बनाया है, जितने भी मॉडल्स होंगे, यूज़र मॉडल, प्रोडक्ट का मॉडल, कोई भी मॉडल, तो हम मॉडल क्लास में लिखेंगे जितने भी मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद लास्ट बनता है डाटा। डाटा में हमारे पास ये डेटाबेस है, और डेटाबेस में हमारे पास आता है एक एपीआईज, जो हम लोग एक ऑनलाइन डेटाबेस को कॉल कर रहे होंगे या किसी भी एपीआई कॉल कर रहे होते हैं, तो हम एपीआई के फोल्डर में लिखेंगे, ये डाटा का सब फोल्डर है। और एक होता है लोकल डेटाबेस। लोकल डेटाबेस में क्या, एसक्यूएल लाइट हम यूज़ कर रहे हैं, हम शेयर प्रेफरेंसेस यूज़ कर रहे हैं, हम हाइव यूज़ कर रहे हैं, कोई भी जो लोकल डेटाबेस वो यूज़ कर रहे हैं वो इस लोकल डेटाबेस के फोल्डर में आएगी। तो अगर आप लोग ये क्लीन कोडिंग स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। एक तो आपको अपना प्रोजेक्ट समझने में बहुत आसानी होगी। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि मेरा जो बटन है, जो पूरी ऐप में आपने बटन यूज़ किया हुआ है, वो थोड़ा सा मतलब उसको और शेप में देना चाह रहे हैं, तो एक जगह से हम कस्टम बटन चेंज करेंगे, वो पूरी ऐप में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो भी हमने हर चीज़ को अलग अलग लिखा है,